जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संविधान बनाने वाली संस्था यानी संविधान सभा के बारे में समझेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे किया गया और संविधान सभा से रिलेटेड बहुत से सवालों का जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन में नई पार्टी की सरकार बनी और नए प्रधानमंत्री बने क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री बनते ही एक चीज समझ चुके थे कि भारत को और अधिक समय तक उपनिवेश बना के नहीं रखा जा सकता। इसके पीछे दो मुख्य वजह था। पहला कि ब्रिटेन भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध जीता था, लेकिन इसका इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम से बदतर हो गई थी। और दूसरा और सबसे मुख्य वजह यह था कि भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य कई आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। इसीलिए क्लाइमेट एटली चाहते थे कि जितना जल्दी हो सकता है भारत को आज़ाद कर दिया जाए। इसीलिए ये अपने कैबिनेट के 3 मिनिस्टर लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को एक मिशन लेकर भारत भेजते हैं। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत जाना है, भारतीयों से बातचीत करना है और भारत की सत्ता उन्हीं के हाथों में सौंपने का तरीका तय करना। यही कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचते ही भारतीय नेताओं से बातचीत करना शुरू कर देता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं, इस दौरान कई मीटिंग्स भी होता है, लेकिन इन मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकलता है। इसके पीछे वजह यह था कि उस समय 2 सबसे बड़ी पार्टियां थीं, एक तो कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। जब यह कैबिनेट मिशन कांग्रेस के साथ मीटिंग करता था तो कांग्रेस चाहती थी कि देश का बंटवारा ना हो और भारत एक अखंड भारत के रूप में बना रहे, लेकिन वही मुस्लिम लीग चाहती थी कि देश का बंटवारा हो और मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान मिले। अब ये कैबिनेट मिशन के सामने चैलेंज ये था कि दोनों को खुश करना है, किसी एक के बात को सुनकर के फैसला तो लेना नहीं है। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन एक बीच का रास्ता निकालते हुए 16 मई 1946 को खुद से एक प्रस्ताव पेश कर देता है। अब इस प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव को समझने से पहले हमें आज़ादी से ठीक पहले के मैप को समझना होगा। ये जो गुलाबी रंग का आप एरिया देख रहे हैं, ये है देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट्स। उस समय इसकी संख्या लगभग थी 565। इन रियासतों पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। कैसे? इसको ऐसे समझिए, जैसे हैदराबाद एक देसी रियासत था। प्रत्येक रियासत के अंदर एक राजा होते थे जो रियासत के अंदर शासन प्रशासन को संभालते थे, लेकिन मामला अगर रियासत के बाहर का हो, जैसे संचार मामला, विदेशी मामला, रक्षा मामला, तो वो अंग्रेज कंट्रोल करता था। यानी आंतरिक मामला राजा के हाथों में और बाहरी मामला अंग्रेजों के हाथों में था। इसीलिए कहा जाता है कि इन देसी रियासतों पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। ठीक है। और ये जो पीला पीला रंग के आप एरिया देख रहे हैं, ये है ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। यानी मामला आंतरिक हो या मामला बाहरी हो, वो सब के सब फैसला कौन करता था? तो अंग्रेज करता था। इस ब्रिटिश इंडिया में टोटल 17 प्रांत थे, जिसमें से 11 मुख्य प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर प्रांत था। इसको ऐसे समझिए, जैसे आज की डेट में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में चुनाव होता है, लगभग इसी तरीके से उस समय 11 मुख्य प्रांत थे, जिनमें प्रत्येक में चुनाव होता था भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। और जैसे आज की डेट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में हैं, लगभग इसी तरीके से उस समय ये चीफ कमिश्नर प्रांत थे जिनमें चुनाव नहीं होता था। ठीक है। अब वापस आते हैं अपने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से 5 प्रस्ताव थे, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं बनेगा। दूसरा प्रस्ताव था कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा जिसे सीमित शक्तियां दी जाएंगी, जैसे रक्षा मामला, विदेश मामला और संचार मामला, और बाकी सारी शक्तियां प्रांतों को दी जाएगी। और उन सभी प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाएगा, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में। ग्रुप ए में वैसे प्रांत आएंगे जिनमें हिंदुओं की संख्या अधिक है, जैसे बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। और ग्रुप बी में वैसे प्रांत आएंगे जिनमें मुस्लिमों की संख्या अधिक है, जैसे सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत। और ग्रुप सी में मात्र 2 प्रांतों को रखा गया, बंगाल और असम को। बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और असम में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। अब अगला प्रस्ताव है संविधान निर्माण हेतु ढांचा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था
कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग थी 39 करोड़, तो सीटों की संख्या निकल के आई 389। अब इस 389 सीट में से 292 सीटें दी गई ब्रिटिश प्रांत को, 4 सीटें दी गई चीफ कमिश्नर प्रांत को और 93 सीटें दी गई देसी रियासत को। अब ये जो 292 प्लस 4 सीटें थी यानी 296 सीटों पर इनको कहा गया कि इस पर चुनाव किया जाएगा। चुनाव कैसे होगा? तो आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था, जो संपत्ति जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स पे करते थे या कुछ अन्य योग्यता के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। और उसी के आधार पर इन 11 प्रांतों में पहली बार चुनाव हुआ था 1937 में और दूसरी बार हुआ था 1946 में। अब जब 1946 में इन प्रांतों में चुनाव हुआ था तो टोटल 1585 सदस्य इसमें चुन के आए थे। अब यही 1585 सदस्य इन 296 लोगों का चुनाव किए थे, यानी अप्रत्यक्ष तरीकों से। जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीकों से, लगभग उसी तरीके से उस समय 296 लोगों का चुनाव किया गया था। ठीक है। और ये जो 93 सीटें हैं देसी रियासत के पास, इनको कहा गया कि ये जो देसी रियासत के जो राजा होंगे वो अपने हिसाब से जिनको चाहे वो भेज सकते हैं, यानी वो मनोनीत किए जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान सभा में आंशिक रूप से चुने हुए और आंशिक रूप से मनोनीत किए हुए सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रस्ताव था कि पूरे सीट को 3 समुदाय में बांटा जाएगा, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में वे लोग आएंगे जो सिख और मुस्लिम नहीं हैं। और फिर इसके बाद ये कहा गया, अगला प्रस्ताव था कि जब चुनाव हो जाएगा तो ये सभी सदस्य मिलकर के अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। इसके बाद इस कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को एक्सेप्ट कर लिया। और जब इन दोनों पार्टियों ने इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद चुनाव हुआ। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिली। इस चुनाव के कुछ दिन बाद यानी 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि कांग्रेस संविधान सभा में पूरी तरह से स्वतंत्र होकर प्रवेश करेगी और पूर्व के किसी भी समझौते से बंधी नहीं होगी। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव है कि प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में, उस प्रस्ताव को कांग्रेस मानेगी ही नहीं। अब ये बात सुनते ही मोहम्मद अली जिन्ना भड़क उठे। ये भी इनको जवाब देते हुए घोषणा करते हैं 29 जुलाई 1946 को। इन्होंने कहा कि पहली बात कि मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में शामिल होगी ही नहीं, और दूसरी बात हम 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हुए पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे और पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लेकिन इस डेट के बाद देश के हर कोने में दंगा होना शुरू हो गया, खास करके जो बंगाल का कलकत्ता वाला एरिया था वहाँ हजारों लोगों की जान गई। इसीलिए इस घटना को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन इस सभा में मात्र 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अब आपको लगेगा कि 207 सदस्य ही क्यों, टोटल तो 389 थे। तो बात भी सही है। तो आपको पता होगा कि 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे वो तो प्रोटेस्ट करने में लगे हुए थे, वो पहले ही बोल दिए थे कि इस संविधान सभा में हम शामिल नहीं होंगे। और जो 93 सदस्य थे देसी रियासत के, वो भी इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये फैसला नहीं कर पाए थे इस समय तक कि हमें भारत के साथ जाना है या खुद एक अलग देश बन के रहना है। यानी ये जो 93 सीटें हैं ये भी सभा में शामिल नहीं हुए थे। 9 दिसंबर 1946 के दिन ही इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अगला बैठक हुआ और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके फिर ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश करते हैं। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो इसमें मुख्य रूप से यही लिखा हुआ था कि आने वाले समय में भारत कैसा देश बनेगा और जो ये संविधान सभा संविधान बनाने जा रही है उस संविधान का मूल आदर्श क्या होगा।
इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को फाइनली सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया जाता है और इसी योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में। अब आगे ये समझते हैं कि इस विभाजन के बाद संविधान सभा पर क्या असर पड़ा। तो संविधान सभा पर पहला असर ये पड़ा कि अब यह संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन चुकी थी, यानी जैसा चाहे, जिस तरह का चाहे अब यह संविधान बना सकती थी, इसे रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि आज़ादी से पहले इस संविधान सभा का मुख्य रूप से काम था संविधान का निर्माण करना। अब आज़ादी के बाद इसके कंधों पर एक और बोझ बढ़ गया, वो था आम कानून बनाना। जब यह संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठक करती थी तो इस बैठक की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब यह संविधान सभा आम कानून बनाने के लिए बैठक करती थी तो इस बैठक की अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। ये था दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि संविधान सभा के शुरुआती में इसके सदस्यों की संख्या टोटल 389 था। अब यह संख्या घट के 299 रह गया था, जिसमें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 70 सदस्य देसी रियासत से थे। अब यही 299 सदस्य संविधान के निर्माण से रिलेटेड अलग अलग कार्य को करने के लिए टोटल 22 समितियों का गठन किया। इन 22 समितियों में जो सबसे अहम समिति थी, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का मुख्य रूप से काम यह था कि अन्य सभी समितियों द्वारा दिए गए सुझाव और रिपोर्ट का स्टडी करना और उन सभी को मिलाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। इसीलिए इस कमेटी का नाम रखा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। और फाइनली हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी डेट को संविधान को पारित कर दिया गया। इस संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लगभग 60 देशों के संविधान को गहनता से समझा गया। 114 दिन तक बहस चला और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए, तब जाके हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। इस दिन इस सभा में टोटल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन सभी सदस्यों ने संविधान पर साइन किया और इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। जब ये संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन यही वर्तमान में एक प्रस्तावना, 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब अंतिम सवाल ये है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन का क्यों इंतजार किया गया? तो इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इस लाहौर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो भारतीय नेता चाहते थे कि ये जो 26 जनवरी का दिन का महत्व है ये बना रहे, इसीलिए हमारे संविधान को लागू करने के लिए इस दिन को यानी 26 जनवरी के दिन को चुना गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।